फ्रेंड्स, दिस इज़ शिवानी। वेलकम टू माय चैनल कल्टिवेट लर्निंग। आज अपनी क्लास में हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट करेंगे। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे बीएड में क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने भी जब बीएड किया तो हमारे दिमाग में भी, हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि हम ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे आगे काम आएंगे, इनको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन यस, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीएड के बाद जब आगे आप टीचिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन जो थी वो कैसी थी, पहले प्राचीन काल में कैसी एजुकेशन थी, क्या क्या चेंजेस आए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, इसका जो मेन उद्देश्य है इसको पढ़ने का वो यही है कि ये हमारे जो शिक्षा के महत्व को दर्शाता है, बताता है, वर्णित करता है, डिस्क्राइब करता है। जो हमारी एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करता है। दूसरा जो है वो शिक्षा के दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, यानी कि उसके फिलोसफिकल हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन के वो भी बताता है। तीसरा, इट हेल्प्स हर टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर्स, यानी कि वो शिक्षार्थी को की विविधता और विविध आवश्यकताओं को समझने में हमारी मदद करता है कि एक शिक्षार्थी, एक जो लर्नर है, उसकी क्या नीड है। क्योंकि अगर हम उस नीड को जान लेंगे तो उसके ही अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाएंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें शिक्षा पर जो समय समय पर एक आपकी समितियां और आयोग जो गठित किए गए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी शिक्षा में, उसको समझना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एजुकेशन इन इंडिया फर्स्ट यूनिट। इसमें आज अपनी क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री जो थी वो क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस क्या था हमारा एजुकेशन का वैदिक काल में, इसका मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या था, अर्थ क्या था शिक्षा का, और चौथा, एम्स एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इस उद्देश्य और आदर्श क्या थे एजुकेशन के हमारे वैदिक काल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, यानी कि शिक्षा हमारी वैदिक काल में। आप चिंता मत करिए, आगे मैंने स्लाइड्स जो यहाँ पे इंग्लिश में है वो मैंने हिंदी में भी सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अपने अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, हिंदी वालों के लिए भी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है। In ancient India, Vedas had crucial relevance in the lives of people, यानी कि ये प्राचीन भारत में हमारे जो वेद थे उनके लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। ठीक है, दे वॉज कंसिडर सैक्रेड टेक्स्ट दैट शोड पीपल द राइट पाथ टू लेड देयर लाइव्स। जो हमारे वेद थे उन्हें एक पवित्र ग्रंथ माना जाता था, कि जो ये वेद हैं, क्या ये माना जाता था कि इन वेदों में ही सारा ज्ञान का भंडार जो है वो समाहित है, और ये एक सही राह दिखाता है लोगों के जीवन को। The first education system of India was Vedic education system where the children of upper caste Brahmins and Kshatriya were taught the Vedas during their life at Gurukul. जो फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम था हमारे भारत में वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम ही था। वैदिक काल की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो सबसे पहली एजुकेशन सिस्टम थी, जहाँ पर जो है अपर कास्ट यानी कि उच्च जाति के जो ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते थे, उन्हें वेदों की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। 4 वेद यहाँ पे बताए गए हैं जिनकी शिक्षा दी जाती थी, वो है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें जो सबसे पुराना वेद है हमारा वो ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट, सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि कौन सा हमारा ओल्डेस्ट वेद है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट जो है वो वेद है। Before the Britishers came to India, Vedic education was the way of education in the country. ये ब्रिटिशर्स के यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो हमारी वैदिक एजुकेशन थी, वैदिक शिक्षा थी, वही एक तरीका था एजुकेशन का हमारे कंट्री में, हमारे देश में। However, due to prevalence of industrial era education, the Vedic education system started losing its importance. लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक जो समय था, जो औद्योगिक आपका युग था वो आया, तब तो धीरे धीरे जो है वैदिक शिक्षा जो है वो अपना इम्पोर्टेंस जो है वो खोने लगी। इन द वर्ड्स ऑफ F.W. थॉमस, एक हमारे अंग्रेज़ विद्वान हुए हैं, उन्होंने कुछ चंद लाइनें अपनी बोली थी
There has been no country except India where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful influence. उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतनी प्राचीन समय में इतने पहले जो है वो प्रारंभ हुआ, ऐसा कोई देश नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जितना भारत में या जिसने इतना स्थायी और प्रभावशाली जो शक्तिशाली जो प्रभाव है वो उत्पन्न किया हो जितना भारत ने किया है, ऐसा कोई भी देश नहीं, हमारे F.W. थॉमस ने बोला था। द मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज टू अटेन सैल्वेशन थ्रू एजुकेशन। जो हमारा वैदिक एजुकेशन का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था कि शिक्षा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना। ये जो था मेन जो उद्देश्य था वो यही था। द स्टूडेंट एंड टीचर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। जो वहाँ के जो उस काल के जो शिष्य हुआ करते थे और जो गुरु हुआ करते थे, उनका जो एक प्रिंसिपल था, उनका सिद्धांत जो था वो यही था कि सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार, यही उनका जो था मुख्य सिद्धांत था। एजुकेशन हेल्प्ड इन ऑब्जर्वेंस ऑफ सेलिबेसी, कंट्रोल ओवर सेंस एंड प्योरिटी ऑफ लाइफ। उस टाइम की जो शिक्षा थी वो उन्हें शिक्षा जो है वो उनकी किस में मदद करती थी, उनके ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने में मदद करती थी, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करने में और उनके लाइफ को प्योर बनाने में, पवित्र बनाने में उनकी मदद करती थी शिक्षा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे इसी स्लाइड को हिंदी में भी दिया हुआ है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे हम आ जाते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस को देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस क्या था। पहला पॉइंट आ जाता है फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, यानी कि जो शिक्षा थी वो पूरी तरीके से राज्य के नियंत्रण में ना होकर गुरुओं के नियंत्रण में थी, यानी कि राज्य जो था उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था उसमें, जो गुरु हुआ करते थे वही पूरा कंट्रोल उनका रहता था। दूसरा आ जाता है हमारा फ्री एजुकेशन। उस टाइम की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा थी। गुरुकुल में रहने का, खाने का जो भी व्यवस्था होती थी, जो भी कुछ होता था, वो जो थे गुरु जो थे वही उसकी व्यवस्था करते थे, इसलिए जो शिक्षा थी वो बिल्कुल फ्री थी। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है सोर्सेज ऑफ इनकम, डोनेशंस, दान एंड गुरु, यानी कि उस टाइम का जो आय के स्रोत क्या थे उस टाइम के, क्योंकि एजुकेशन भी फ्री थी, सब कुछ था, तो वहाँ गुरुकुल में जो आय थी वो कैसे आती थी, इनकम कैसे होती थी। तो पहला जो स्रोत था वो था डोनेशंस आते थे गुरुकुल में। डोनेशंस कहाँ से आते थे, जो किंग्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जो राजा थे, एम्परर्स थे यानी कि सम्राट थे, और अमीर तबके के जो लोग थे वो गुरुकुल को डोनेशन दिया करते थे इन द फॉर्म ऑफ लैंड। किसी ने ज़मीन दे दी, किसी ने जानवर दे दिए, किसी ने कपड़े दे दिए, मनी दे दी, तो इस तरह से जो है गुरुकुल को डोनेशंस आया करते थे। दूसरा जो स्रोत हुआ करता था वो हुआ करता था दान, यानी कि जो शिष्य हुआ करते थे वो सोसाइटी में जो उनकी सोसाइटी होती, समाज जो होता था, वो वहाँ पे जाके डोर टू डोर भिक्षा मांगा करते थे, तो उससे इनकम होती थी। तीसरा जो हुआ करता था वो था गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा जो हुआ करती थी, जो शिक्षा पूरी हो जाती थी तो शिष्य जो होता था अपनी इच्छा के पूर्ण जो गुरु को गुरु दक्षिणा दिया करता था इन द फॉर्म ऑफ लैंड, एनिमल्स, क्लोथ्स, मनी, ये सब दिया करते थे। ठीक है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस था। अगर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछ लिए जाए तब भी आप यही पॉइंट लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की संरचना एवं संगठन क्या था, कैसी शिक्षा थी उस टाइम पर। तो पहला हमारा आ जाता है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कैसी थी, द एजुकेशन वॉज अरेंज्ड इन द फैमिलीज। उस टाइम की जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ करती थी वो फैमिली में ही अरेंज हुआ करती थी। ठीक है, द विद्यारंभ संस्कार ऑफ द चाइल्ड वॉज इनिशिएटेड ऑन सम डे एट द एज ऑफ अबाउट 5 years, यानी कि जब बच्चा जो था 5 साल का हो जाया करता था तो उसका विद्यारंभ संस्कार हुआ करता था, किसी भी एक शुभ दिन उसका ये संस्कार हुआ करता था, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इस संस्कार के बाद उसकी जो शिक्षा थी वो आरंभ होती थी। नाम से ही पता लग रहा है हमें विद्यारंभ, यानी कि विद्या का आरंभ हो रहा है उसका इस संस्कार के बाद।
द चाइल्ड वॉज बाथ बट पुट न्यू क्लोथ्स ऑन दिस डे। इस दिन बच्चा जो है वो नहा धो के तैयार होता था, नहा धोता था, नए कपड़े पहनता था और उसको फिर जो गुरु होते थे उनके सामने प्रस्तुत किया जाता था। और ये जो संस्कार था ये कौन कंडक्ट कराता था? ये फैमिली के प्रीस्ट यानी कि जो कुल पुरोहित हुआ करते थे वो इसको कराते थे। द प्रीस्ट वॉज स्प्रेड अ न्यू क्लोथ विद ग्रेन्स ऑन इट। प्रीस्ट जो गुरु हुआ करते थे वो एक नया कपड़ा बिछाते थे, उस पर कुछ अनाज रखते थे और जो गॉड्स एंड गॉडेसेस वर इन्वॉक्ड एंड वर्शिप बाय द वेद मंत्रस, यानी कि जो देवी देवता होते थे उनको कुछ वेद मंत्र से उनका देव पूजा अर्चना की जाती थी। और बच्चे की जो फिंगर होती थी, जैसे जैसे वो वे मंत्र वगैरह पढ़ते थे और बच्चे की फिंगर से जो अनाज उन्होंने बिछाया होता था कपड़े पर उस पर उसकी उनकी फिंगर रन कराकर उन लेटर्स को लिखवाते थे फिंगर से। ठीक है, और इस तरह ये संस्कार जो पूर्ण हुआ करता था। और संस्कार पूर्ण होने के बाद जो प्रीस्ट हुआ करते थे उन्हें भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती थी। तो ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती थी बच्चे की। ठीक है, उसके बाद आता था हायर एजुकेशन। दिस एजुकेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द गुरुकुल्स, यानी कि ये जो एजुकेशन हुआ करती थी वो गुरुकुल में होती थी। जब द चिल्ड्रन वर एडमिटेड इन गुरुकुल्स एट द एज ऑफ 8 to 12 ईयर्स। 8 to 12 ईयर्स की एज में जो है बच्चे को गुरुकुल में एडमिट कराया जाता था, एडमिशन होता था। और एडमिशन के टाइम पे जब वो एडमिशन लेता था गुरुकुल में तो उसका संस्कार होता था कौन सा? उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उसकी हायर एजुकेशन शुरू होती थी। ठीक है, तो हमने देखा प्राइमरी एजुकेशन जब शुरू होती थी तो उसका कौन सा संस्कार होता था? विद्यारंभ। हायर एजुकेशन जब शुरू हुई तो उसका कौन सा संस्कार हुआ? उपनयन संस्कार। आगे आ जाते हैं, आगे हम इसका देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि उस टाइम पर जो मीनिंग था एजुकेशन का, अर्थ था शिक्षा का, वो क्या था। तो यहाँ पर दो तरह के उन्होंने अर्थ बताए, एक तो वाइडर मीनिंग व्यापक अर्थ और दूसरा नैरो मीनिंग यानी संकुचित अर्थ। ठीक है, तो वाइडर मीनिंग देख लेते हैं इसमें क्या था। इट meant द नॉलेज वॉज एक्वायर्ड होल लाइफ थ्रू सेल्फ स्टडी। इसका वाइडर मीनिंग से यहाँ पे मतलब था कि जो बच्चा एजुकेशन जो पूरी कर लेता था, हायर एजुकेशन भी उसकी पूरी हो जाती थी तो वो गृहस्थ आश्रम में अपना प्रवेश करता था। तो उसके बाद उस जो गुरु हुआ करते थे वो उन्हें आशीर्वाद देते थे कि आप लोग जिंदगी अपना स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी से पूरी ज़िंदगी एक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग बच्चे की कभी भी ख़त्म नहीं होती, मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो पूरी ज़िंदगी हम जो कुछ सीख रहे हैं अपनी सेल्फ स्टडी से, वही इस पर यहाँ पर इसका वाइडर मीनिंग यानी कि व्यापक अर्थ बताया गया है। नैरो मीनिंग इसका क्या बताया गया है? इट meant एजुकेशन दैट वाज फॉर्मल व्हेन द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एजुकेशन इन द गुरुकुल्स। जो एजुकेशन फॉर्मल हुआ करती थी यानी कि जो गुरुकुल में एजुकेशन हुआ करती थी, गुरुकुल में क्या था, उनको सब्जेक्ट की नॉलेज दी जा रही है, उनको व्याकरण पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, भाषा की जो शिक्षा दी जा रही है, कला कौशल सिखाया जा रहा है। तो ये जो एजुकेशन थी ये थी यहाँ पर इसी को नैरो मीनिंग बोला गया है। संवर्धन संस्कार यानी कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी वॉज कंडक्टेड। जब बच्चे की एजुकेशन हायर एजुकेशन जब पूरी हो जाती थी तो उसका एक संस्कार होता था जिसको बोलते थे संवर्धन संस्कार, कॉन्वोकेशन सेरेमनी। अभी भी कई कॉलेजेस वगैरह में जब ग्रेजुएशन वगैरह ग्रेजुएट हो जाता है बच्चा तो ये सेरेमनी कॉलेजेस वगैरह में होती है। तो उस टाइम पर जो इस सेरेमनी को बोलते थे संवर्धन संस्कार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 संस्कार देखे। पहला, जब प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की शुरू हुई तो हमारा कौन सा संस्कार हुआ? विद्यारंभ संस्कार। दूसरा, जब हायर एजुकेशन शुरू हुई तो उसका कौन सा संस्कार हुआ? उपनयन संस्कार। और तीसरा, जब एजुकेशन पूरी हो गई तो उसका कौन सा संस्कार हुआ? संवर्धन संस्कार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम इसके एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की उद्देश्य और उद्देश्य एवं आदर्श। ठीक है, तो इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अल्तकर, infusion of a spirit of pity and righteousness, formation of character, development of personality,
inculcation of civic and social values, promotion of social efficiency, and preservation and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of ancient India education. यानी कि डॉक्टर अल्तकर ने अपने शब्दों में कुछ चंद बातें बोली थी इस शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श के बारे में, यानी कि इन जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं इन्हीं को उन्होंने इसके शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श बताए गए हैं। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं देख लेते हैं हम। ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। डॉक्टर अल्तकर की नज़र में ये जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वही उनके भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श थे। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि क्या था। प्रिजर्वेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ हेल्थ, पहला पॉइंट है प्रिजर्वेशन एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। वैदिक काल में जो ऋषि और गुरु हुआ करते थे उनका ये मान्यता थी उनकी कि जो अंतिम उद्देश्य होता है शिक्षा का वो मोक्ष प्राप्त करना है। यानी कि उनका ये कहना था कि अगर जो शिक्षा है वो हमारी मोक्ष प्राप्त करने में हमारी मदद कर रही है। ठीक है, और ये मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है अगर हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा जो मन है वो निर्मल और पवित्र रहेगा, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सबसे ज़्यादा जोर जो है उन्होंने वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जोर शारीरिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे जो मन है उसको पवित्र रखने पे सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। इसको जो वैदिक काल था उसमें जो शिष्य थे वो इसीलिए वो एक पूरा दिनचर्या जो गुरुकुल में रहकर एक पूरी दिनचर्या को फॉलो करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उसके बाद स्नान वगैरह करते थे, व्यायाम करते थे, एक सादा भोजन करते थे, पौष्टिक आहार लेते थे, जिसकी वजह से उनका जो है शरीर और मन जो है वो पवित्र और स्वस्थ रहे, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। और उन्हें इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, इस बात में उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता था कि हम कैसे अपने मन को, अपने मस्तिष्क को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे आप सत्य की मार्ग पे चलेंगे और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, काम, क्रोध, लोभ, लालच जो है इन सब से कैसे हम दूर रह सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग वहाँ पर वैदिक काल में दी जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा वो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का विकास। वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसका सर्वमुख जो उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारा जो ज्ञान, उनका कहना था कि जो ज्ञान है वो हमारा तीसरा नेत्र माना जाता था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे बोला गया है ज्ञानम मनुजस्य तृतीया नेत्रम। ठीक है, ज्ञान जो है हमारा तीसरा नेत्र माना जाता था। ये कहते थे कि जो दो नेत्र हमारी जो दो आँखें हैं वो तो सिर्फ हम दृश्य जगत का ज्ञान कर रहे हैं, यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं वही सिर्फ हमारा ज्ञान हो रहा है। लेकिन जो हमारा तीसरा नेत्र है वो हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों का ज्ञान कराते हैं, यानी मेटाफिजिकल और जो दृश्य हम देख रहे हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, दोनों का हमें ज्ञान ये कराता है, यानी दृश्य का भी और सूक्ष्म का भी। इसलिए हमें जो हमारा जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान को माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में जो शिष्य होते थे वो भौतिक विकास का भी, उनका भौतिक विकास भी होता था। उन्हें भाषा का, व्याकरण का, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन, कैटल रियरिंग, कला कौशलों यानी कि आर्ट एंड स्किल, इनमें भी प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, तो उनका आध्यात्मिक विकास भी होता था और उन्हें एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी उस टाइम पर दी जाती थी, जिससे कि वो अपना जो जीवन है वो अच्छे से यापन कर सके, जीवन यापन अच्छे से कर सके। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है एक्वेंटेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज़, यानी कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन।
तो हमारा जो वैदिक काल था उसमें ये भी शिक्षा दी जाती थी कैसे हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सोसाइटी में जो हमारे कर्तव्य हैं, समाज के कर्तव्य, राष्ट्र के कर्तव्य, इस कैसे पालन करें इसका, उसका ज्ञान भी वहाँ पर कराया जाता था। ठीक है, गुरुकुल में ये शिक्षा जब पूर्ण, ये तो मैंने आपको बताया कि जब पूरी हो जाती थी तो संवर्धन समारोह होता था। उसके बाद जो है गुरु यही शिष्य को यही उपदेश देते थे कि आपको अपने माता पिता की जो है वो सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी, और अपने जो क्योंकि जब हायर एजुकेशन यानी कि उनकी जब उच्च शिक्षा पूरी होती थी तो संवर्धन संस्कार के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। और तो इस जो गुरु हुआ करते थे वो शिष्य को यही उपदेश देते थे कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, और अपने गृहस्थ जीवन के जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करना है। और वहाँ पर 3 ऋण जो हैं वो भी बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। ये 3 गुण भी वहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में ये भी बताया जाता था कि जो वैदिक काल में क्या था, संस्कृति, कल्चर को सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है, जो हमारी जो संस्कृति है वो धर्म प्रधान रही है वहाँ पर। ठीक है, जो रिलीजियस ओरिएंटेड रही है, रिलीजन ओरिएंटेड रही है, यानी कि हमारे खाने पीने का, रहने सहने का जो भी रीति रिवाज है, जो भी मूल्य हैं, वो सब जो है एक धर्म पर आधारित रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल में जो शिक्षा थी हमारा, उसका एक यही उद्देश्य था कि अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना और उसको प्रिजर्व करना, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे विकास कर सकते हैं, इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो क्या होता था वैदिक काल में, जो गुरुकुल में जो बच्चे हुआ करते थे उनको वेदों की शिक्षा दी जाती थी, उनको मंत्र वगैरह रटाए जाते थे, वेद मंत्र जो होते थे वो रटाए जाते थे, जो इवनिंग प्रेयर्स होती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी, उनकी विधियाँ सिखाई जाती थी, और आश्रम के अनुसार उन्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए वो उनको उपदेश दिया जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो शिक्षा थी वो हमारी ऐसी चली, उसका ऐसा एक प्रभाव था, ऐसा कर्म चला कि जो कुछ लोग जो हुआ करते थे वो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रवेश कर जाते थे। वानप्रस्थ मतलब वो अब जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे जो लोग, वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में रह के अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, मेडिटेट करते थे और खोज किया करते थे। ठीक है, तथ्यों की खोज किया करते थे। और कुछ लोग जो थे वो संन्यास आश्रम में भी प्रवेश करते थे, यानी कि वो ध्यान, मेडिटेशन और समाधि द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये हमारी जो था वैदिक काल में ये चीज़ें भी होती थी। ठीक है, 5वां हमारा पॉइंट है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक और चारित्रिक विकास। वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जोर जो है वो आपकी चरित्र निर्माण पे भी दिया गया है। जो गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, उनको इस चीज़ में प्रशिक्षित किया जाता था कि आप कैसे अपने अच्छा बनाए रख सकते हैं, चरित्र निर्माण कैसे कर सकते हैं, आचरण, विचार, आहार विहार, आपके आचार विचार कैसे शुद्ध रहें, इनकी भी ट्रेनिंग जो है दी जाती थी। ठीक है, उस समय जो है बच्चों को नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए उन्हें प्रारंभ से ही, यानी कि स्टार्टिंग से ही धर्म के बारे में, उनके एथिक्स, नीति शास्त्र के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि वो आगे चल के ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है, अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रखना है। ठीक है, इनकी भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, इनमें भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। आपका पहले 6 पॉइंट ये भी है एजुकेशन ऑफ लिवलीहुड, आर्ट एंड स्किल्स, जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। पहले जो कुछ विद्वानों का, यानी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जो वैदिक काल था उसमें जो है लोगों को कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि व्यावसायिक जो है शिक्षा वो नहीं दी जाती है, बट ऐसा कहना गलत था। पहले जो वैदिक काल में गुरुकुल में जो बच्चे प्रवेश करते थे उन्हें जो है उनकी योग्यता अनुसार उन्हें आर्ट एंड स्किल्स और अपने जीवन को कैसे यापन करना है उनकी भी उन्हें शिक्षा दी जाती थी, यानी कि उन बच्चों को योग्यता अनुसार
कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, कैटल रियरिंग और अन्य जो आर्ट एंड स्किल्स यानी कि कला कौशल जो हुआ करते थे उनके बारे में भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि वो आगे चल के अपने जीवन को अच्छे से यापन कर पाएँ, ठीक है, अपना जीवन अच्छे से जी पाएँ। इसलिए उनको इसकी जो है वो शिक्षा दी जाती थी। मतलब वर्णानुसार भी कर्म की शिक्षा दी जाने लगी आगे चलो वही वैदिक काल में। जैसे ब्राह्मणों को जो है कर्म कांड की और अध्ययन अध्यापन की शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को शासन कार्य और युद्ध कौशलों की, वैश्यों को जो है कृषि और पशुपालन एवं व्यापार की जो शिक्षा थी वो दी जाती थी, और चिकित्सा का विज्ञान जो शिक्षा थी वो तीनों वर्ण के जो बच्चे हुआ करते थे वो लेते थे, ठीक है। तो वैदिक काल में ऐसा नहीं है कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, वोकेशनल ट्रेनिंग भी वहाँ पर दी जाती थी, जिससे बच्चा जो है अपने आगे चलकर जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तो अपना जीवन जो है अच्छे से यापन कर सके। सातवां आज हमारा पॉइंटर आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में जो शिक्षा थी हमारी, ये हमारा जो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, यानी कि मुख्य उद्देश्य भी है यहाँ पर। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वहाँ पर आध्यात्मिक जो विकास था वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे कह सकते हैं माना जाता था, क्योंकि जब बच्चे गुरुकुल में एडमिशन लेते थे तो उन्हें शुरुआत से ही ये सिखाया जाता था कि अंतिम जो आपका उद्देश्य होना चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति ही होनी चाहिए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे करनी है इसकी शिक्षा बच्चों को शुरुआत से ही दी जाती थी। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है मनुष्य को क्या भाषा यानी कि लैंग्वेज, साहित्य, लिटरेचर, धर्म, रिलीजन, नीति शास्त्र के एथिक्स का भी ज्ञान कराया जाता था। उनमें स्टार्टिंग से ही एक धार्मिक भावना जो है वो उत्पन्न की जाती थी बच्चों में ईश्वर भक्ति की भावना का विकास भी बच्चों में किया जाता था कि ईश्वर के प्रति प्रेम उनका बढ़े, धार्मिक भावना बढ़े, अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, अपने आचरण विचार को कैसे शुद्ध करें, ठीक है, संध्या वंदन यानी कि मॉर्निंग प्रेयर्स, इवनिंग प्रेयर्स कैसे करें, और यज्ञादि जो क्रियाएं होती थी यानी कि यज्ञ जो करते थे उनकी जो क्रियाएं होती थी उनमें भी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का। हमने वैदिक काल में देखा, हमने उसकी हिस्ट्री को देखा, उसके एम्स एंड आइडल्स को देखा, ठीक है, हमारी शिक्षा का अर्थ देखा वहाँ पर कि हमारी शिक्षा का अर्थ क्या था, शिक्षा की संरक्षा और संगठन को हमने देखा और प्रशासन को देखा, ठीक है। तो आज अगली क्लास में हम इसमें आगे हम मेथड्स देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ मैंने आपकी हेल्प करी हो, कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आगे उस चीज़ को इम्प्रूव करके आपके लिए और अच्छी बेहतर क्लास बना पाऊँ। थैंक यू।